सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जी अनम्यूट कीजिए उदय जी। पर ये वैसे गलती से हो गया। ठीक है, चलिए। हमने पिछली दो क्लासेस हमारी इस पे हो चुकी हैं। अभी ये पार्ट 3 है, तो एक हल्का सा रिवीजन हम देखेंगे। क्लास 70 हमने देखी थी ओबेसिटी पार्ट 1, जिसमें हमने ओबेसिटी की परिभाषा देखी थी कि किसी भी तरह से एक्सेस फैट जो है आगे जाके ओबेसिटी का कारण बनता है। फिर इसकी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ओबेसिटी की वजह से, उन पर हमने ध्यान दिया था, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, कैंसर, गॉलस्टोन, फैटी लीवर, सिरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड साइकोलॉजिकल इशू, और आखिर में प्री मैच्योर डेथ का ये कारण बनती है। फिर हमने डायग्नोसिस के लिए बीएमआई के बारे में देखा था, और लास्ट टाइम हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी किया था कि नॉर्मल बीएमआई जो है 18.5 से 24.9 ये सामान्य है। इससे अधिक अगर होता है तो वह ओबेसिटी के रेंज में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर हमने कई स्तरों पर इसका क्या क्या ट्रीटमेंट, एक सिंपल ट्रीटमेंट के तौर पे, अब क्योंकि हम डिटेल ट्रीटमेंट पर अभी पहुंचे नहीं है तो हम चीजें ओवरव्यू हमने क्लास 70 में देखी थी। इसमें डाइट मॉडिफिकेशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, बिहेवियरल चेंजेस है, मेडिकेशन एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, ये सब हमने देखा था। फिर हमने कॉज ऑफ ओबेसिटी में पहला कॉज हमने जेनेटिक फैक्टर देखा था, जो कि 66% होता है मोटापे का। फिर इसमें जो है ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स को इफेक्ट करता है जेनेटिक्स की वजह से, जो है हाइपोथैलेमस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सिग्नल्स के लिए जो भी रिसेप्टर रहते हैं उनको इम्बैलेंस कर देता है। कुछ मामलों में ये लेप्टिन या उसके रिसेप्टर जो है मेलानोकार्टिन 4 रिसेप्टर में इम्बैलेंस का कारण भी बन जाता है। फिर हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर देखे जिनकी वजह से लोगों को मोटापा आता है, तो जिसमें डीप फ्राइड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, ये सब चीजें जो है वजन बढ़ाती हैं। तो ये कॉज है ना? एक काम आप कर सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं, तो ये आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। जैसे आप एक ले लीजिए, जेनेटिक फैक्टर हो गया, ये आपके पास रहेगा तो आपको हेल्प मिलेगी। फिर रहेगा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक, ये हमने देख लिया था। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि जो आपके खाना पीना है और वातावरण से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें आपका एक तो लाइफ स्टाइल भी उसमें आ जाता है। फिर रेगुलेटरी फैक्टर में, तो रेगुलेटरी फैक्टर में कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मोटापा आ जाता है, नींद की कमी से, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो नींद पूरी नहीं होती है, वो भी एक मोटापा का कारण बनता है। फिर ड्रग रिलेटेड कॉज हैं, जब स्टेरॉइड वगैरह लिए जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये होता है। मेडिसिन का आप लोगों ने कई पेशेंट देखे होंगे तो मेडिसिन लेने के बाद जो है मोटापा आ जाता है, तो ये आ जाते हैं ड्रग रिलेटेड कॉज में।
तो उसमें स्टेरॉइड, अक्सर स्टेरॉइड लेने के बाद वेट बढ़ता है, या फिर जो दिमागी बीमारियों से संबंधित जो बीमारियां रहती हैं तो उनमें भी कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनसे एंटी साइकोटिक ड्रग बोला जाता है, उनसे भी वेट बढ़ता है, एंटी डिप्रेसेंट है। ये हमने क्लास 70 में देखा था। फिर हमने क्लास का ओबेसिटी का पार्ट 2 देखा था 71, तो जिसमें हमने सेकेंडरी कॉज देखे थे क्लास सेकेंड 71 ओबेसिटी पार्ट 2। तो इसमें जो सेकेंडरी कॉज थे उसके तौर पर अगर देखें तो ब्रेन रिलेटेड कॉज देखे गए थे। ये आपको याद रखना है, इन्हीं यहीं से आपके ट्रीटमेंट भी डिसाइड होंगे, है ना। ब्रेन रिलेटेड कॉज। फिर ब्रेन रिलेटेड कॉज में क्या होता है कि जैसे क्रेनियोफेरेंजियोमा हो, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिससे कि इन्फेक्शन अगर हाइपोथैलेमस को गड़बड़ कर देगा तो चूंकि ये भूख और प्यास का नियंत्रण करता है, तो अगर इसने किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, चाहे आपका जो है इन्फेक्शन हो या वहां कोई गठान हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है, तो वो जो है उसके इम्बेलेंस की वजह से हो सकता है एपेटाइट को बढ़ा दें, और एपेटाइट बढ़ेगी तो आप कैलोरी ज्यादा लेंगे, कैलोरी ज्यादा लेंगे तो वजन आपका बढ़ेगा। तो ये ब्रेन रिलेटेड कॉज में इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं। फिर है पैनक्रियाटिक कॉज। पैनक्रियाटिक कॉज सो पैनक्रियाटिक कॉज में आपका जैसे हाइपर इंसुलिनिज्म, अगर इंसुलिन ज्यादा बनने लगता है तो अगर ये जो है पैनक्रियास के अंदर किसी तरह का ट्यूमर बन जाए तो उसकी वजह से बीटा सेल जब इफेक्ट हो जाए या उसको स्टिमुलेशन ज्यादा मिलने लगे तो इंसुलिन ज्यादा बढ़ने से कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ज्यादा जाएगा, जिससे भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ने से आप ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन करेंगे और वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो एक पैनक्रियाटिक कॉज में हाइपर इंसुलिनिज्म। ये सभी आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा कि कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं। फिर यहाँ पर हार्मोनल कॉजेज भी हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। हार्मोनल कॉजेज में है, एक तो कचिंग सिंड्रोम है जिसमें हाइपर कॉर्टिजोलिज्म। हाइपर जो कॉर्टिजोल हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू निकलता है, तो जब कॉर्टिजोल अगर ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट में मुख्य रूप से पेट के आसपास चर्बी ज्यादा बढ़ेगी, सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक, तो कॉर्टिजोल हार्मोन के अधिकता से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर थायराइड, अक्सर थायराइड के पेशेंट में मेटाबॉलिज्म धीमा होने की वजह से मोटापा आता है। तो ये आ गए आपके हार्मोनल कॉजेस। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो ये आ जाएंगे आपके पाथवेज रेगुलेटिंग फूड इनटेक। तो कुछ हार्मोन होते हैं जो कि आपके अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, पाथवे रेगुलेटिंग फूड इनटेक करने वाले जो पार्ट हैं वो डिस्टर्ब होने से भी जो है मोटापा आ सकता है। तो ये एक तरह के सेकेंडरी कॉज के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एक हो गया हाइपोथैलेमस, दूसरा हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ 4 हार्मोन है, मेन हार्मोन जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो उसमें GLP-1 जिसको ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन कहा जाता है, ये आंत में बनता है और ये भोजन के सेवन को घटाता है। भोजन के सेवन को किस तरीके से घटाता है, ये आपको ये भी कुछ मात्रा में तृप्ति को एहसास कराता है कि आपने खाना खा लिया, आपके शरीर को पर्याप्त भोजन मिल गया, अभी रुक जाना, ये ब्रेन को सिग्नल देता है। फिर CCK ये छोटी आंत में बनता है और ये भी जो है तृप्ति बढ़ाता है, और जिससे जब तृप्ति बढ़ेगी तो नेचुरली भोजन का सेवन जो है वो घट जाएगा।
ठीक, तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में हम देख चुके हैं, GLP-1 और CCK दोनों के। तो ये दोनों हार्मोन अगर हम खाने को बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ अगर खाते हैं तो हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में आपको सही टाइम पर जो है सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि अभी मेरा पेट भर गया है, अभी रुक जाना है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेट होकर नहीं खाते हैं, मोबाइल सामने रखते हैं या टीवी रखते हैं या बात करते हुए खाते हैं, तो अक्सर ये जो है डिस्टरबेंस आ जाता है। मैं अभी एक छोटी सी आपको किस्सा सुनाऊंगा गुरुजी के साथ, जब हम लोग आश्रम में थे। एक बार हम इसको क्लियर करते हैं, फिर हम किस्सा सुनेंगे, फिर आगे का क्लासेस शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ये दोनों को हमने देख लिया, GLP-1 एंड CCK। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेलिन और लेप्टिन। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देखी थी कि GLP-1 क्या करता है। तो इसका मुख्य काम होता है, ये तीन प्रमुख काम है। इसे डायबिटीज और वेट लॉस के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहला काम ये क्या करता है कि ये इंसुलिन को बढ़ाता है। तो यह अपने पेनक्रियाज को संकेत देता है कि अब खाना आ गया है, और इसके कारण जो है इंसुलिन को अधिक मात्रा में बनाता और छोड़ता है। तो इंसुलिन वह चाबी है जो हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में मदद करती है। तो पहला काम है कि बूस्टिंग इंसुलिन। कौन? GLP-1, जिसको ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है, पेप्टाइड 1। ठीक, तो इंसुलिन को बढ़ाएगा, ग्लूकागोन को घटाएगा। ग्लूकागोन एक और हार्मोन है जो आपके लीवर को शुगर बनाने का संकेत देता है, और GLP-1 इस ग्लूकागोन के उत्पादन को क्या धीमा कर देता है। इंसुलिन को बढ़ा देगा, ग्लूकागोन को धीमा कर देगा। इसका मतलब है कि लीवर शुगर कम बनाएगा, जिससे ब्लड शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तीसरा है कि पेट को स्लो कर देगा, स्लोइंग स्टमक एंड रिड्यूसिंग हंगर। तो आपकी भूख को कम कर देगा और पेट को स्लो कर देगा, जिससे क्या होगा कि पेट धीरे धीरे जो है खाने को गति को धीमा कर देगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करेगा, जिससे खाना धीरे धीरे पचेगा और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं। तो यह सीधा आपके मस्तिष्क पर असर डालता है, जिससे भूख और खाने की इच्छा को ये कम करता है। ठीक, ये हमने देखा। फिर GLP-1 की तरह कुछ दवाइयां होती हैं जो डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती हैं। इनके बारे में हमने देखा था, जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह है या कुछ इस तरह की जो दवाइयां हैं। फिर हमने CCK देखा था। तो CCK क्या है? एक तरह का हार्मोन है जो कि ड्यूोडेनम में बनता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। तो CCK भी जो है GLP-1 की तरह काम करता है। ये भी आपको तृप्ति देता है, खाना खाने के बाद आपकी जो है आंतों में ये बनेगा और जो है ब्लड में रिस जाएगा, जिससे ब्लड से होते हुए आपके ब्रेन को ये सिग्नल देगा कि भाई अभी खाना हो गया है, शरीर की जितना जरूरत उतना मिल गया है, इसलिए जो है अभी रुक जाना है। तो CCK को सेटाइटी हार्मोन बोला जाता है, तृप्ति हार्मोन, और ये पाचन का मास्टर रेगुलेटर कहा जाता है। ये जो है तीन मुख्य काम करता है। एक तो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन करना। गॉल ब्लैडर का काम हम सभी जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर रहता है, वह बाइल छोटी आंत में पहुंचकर एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ये पहुंचता है डिओडिनम में, और फैट को इमल्सिफाई कर देता है, तोड़ देता है। ठीक, जिससे फैट को पेनक्रियाज के लाइपेज के द्वारा आसानी से पचाया जाता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन देना, कि पेनक्रियाज के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह ये सब होते हैं, तो उनको जो है इंटेस्टाइन में भेजने के लिए मैसेज देते हैं। और तीसरा ये क्या करता है? सिग्नलिंग सेटाइटी, यानी कि तृप्ति का संकेत देता है, कि जब आपको लगेगा पेट भर गया तो उसका ये संकेत दे देगा, जिससे हम नेचुरली खाना बंद कर देंगे या रुक जाते हैं। फुलनेस का अनुभव होना चाहिए। अगर वो अनुभव आपका 2 रोटी में हो गया है तो आपका पेट को जरूरत है 2 रोटी की। ठीक, अगर 4 रोटी खाने के बाद आपको तृप्ति का अनुभव है तो आपको 4 रोटी पर रुक जाना है। यानी शरीर आपको बोलेगा, शरीर की भाषा जो है वो मौन की भाषा है ना। वो आपको मैसेज के थ्रू बताएगा, संकेत के, आपको फील कराएगा, फीलिंग की उसकी भाषा है ना। जैसे हम बीमार होते हैं तो अनवेल फील करते हैं कि ठीक नहीं है ना। इसी तरह से भूख का एहसास दिलाता है, तृप्ति का एहसास दिलाता है, खुशी का एहसास। तो ये एहसासों की वजह से ही जो है शरीर संकेत देता है। ठीक, अगर हम अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हैं,
तो हम हर उस छोटे से छोटे एहसास को महसूस कर सकते हैं जिससे हमें बीमारी या स्वास्थ्य का पता चलता है, या शांति, गुस्से या इस तरीके के इमोशंस का पता चलता है। लेकिन अगर हम बॉडी के प्रति अवेयर नहीं है तो ये चीजें ऑटोमेटिक होती रहेंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। एक साथ दो से अधिक काम करने पर यह जो एहसास की प्रक्रिया ये स्लो हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे शरीर की भाषा है हार्मोन के थ्रू बातचीत होती है, सिग्नल्स के थ्रू बातचीत होती है। तो हमारी गट और ब्रेन के साथ संबंध है, हार्ट का ब्रेन का संबंध है। तो ये सिग्नल्स जो है इंटरप्ट हो जाते हैं जब एक साथ दो या दो से अधिक काम जब आप करते हैं। जैसे खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, एक तरफ अपना काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर खाने का प्रक्रिया भी चल रही है, काम भी चल रहा है, वहाँ मोबाइल भी चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है, यहाँ बच्चे से बात भी कर रहे हैं, यहाँ वाइफ के साथ भी बैठे हैं। तो कोई भी काम इसमें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होगा। ठीक है, वो डिस्टर्ब रहेगा तो ना तो पाचन ठीक से होगा, ना संबंध ठीक होंगे, ना आपका कार्य ठीक से आप कर पाए। कोशिश करें एक बार में एक काम, इसको बोला जाता है माइंडफुलनेस। जब आप एक बार में एक काम करते हैं तो वह ज्यादा एकाग्रता के साथ और ज्यादा फोकस के साथ होता है, जिससे कि उस कार्य का सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप खाने में माइंडफुलनेस का यूज करेंगे, यानी पूरे माइंड के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जब आप सिर्फ खाना खाएंगे तो ये सारी चीजें आपको एहसास मिलेगी। अक्सर जब हमारा ध्यान नहीं होता है तो हम जो है ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है 5 से 6। अगर हमने एक बैरियर नहीं डिसाइड किया, अगर हमने डिसाइड किया कि मुझे दो ही खाना है, तो फिर ये हार्मोन का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही दो पे आके आपकी एक आदत बन जाती है। लेकिन वो हो सकता है कि आपको बॉडी को 4 रोटी की जरूरत है पर आपने दो पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। बॉडी तो सिग्नल तभी देगी जब आपको फुल महसूस होगा कि हाँ शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो कई बार खाना खाने के बाद भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा और मीठा हो जाए या कुछ और खा ले। क्यों इच्छा हो रही है मीठा खाने की? क्योंकि बॉडी को और जरूरत महसूस हो रही है, इसीलिए। तो वो तृप्ति तृप्ति तभी आपको महसूस होगी जब आप कंसंट्रेशन के साथ फूड को खाएंगे, बराबर तरीके से पूरे बॉडी के साथ, अवेयरनेस के साथ। तो इसको शास्त्रों में हवन बोला गया है ना। खाना खाना भी एक तरह का हवन है। ठीक है, तो हवन में आहुति जब ध्यान से देंगे तो फायर बनेगी और उससे पूरे शरीर का पोषण होगा। फिर दोनों में संबंध देखे थे, तो सीसी के जो है आपको तुरंत तृप्ति देता है और GLP-1 ब्लड शुगर को कंट्रोल करके वजन घटाने में हेल्प करता है। डायबिटीज के पेशेंट में ये जो GLP-1 है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट को खाना खाने की बहुत आदत होती है। शुरुआती तौर पर वह आदत हो सकती है कि उसको डायबिटीज डायग्नोस ना हुई हो, लेकिन डायबिटीज धीरे धीरे पनप रही है ओवर ईटिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। जब उसको डायबिटीज आती है तो वो धीरे धीरे, अक्सर आपने देखा होगा, या तो आदमी स्ट्रेस में खाना छोड़ देता है या फिर आदमी स्ट्रेस में खाना ज्यादा खाने लगता है। तो जब ज्यादा खाने लगेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है ब्लड शुगर का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने कुछ डाइट भी देखी थी लास्ट टाइम, जिसमें प्रोटीन को प्राथमिकता ज्यादा देनी है, जिससे कि ये हार्मोन बराबर निकलते हैं। तो आप और इसको डिटेल में समझना है तो ये क्लास को आप दोबारा देख लीजिएगा, क्लास नंबर जो 71 थी। ये सभी हमने सब कुछ देख लिया था, है ना। तो अब हम आते हैं आज की हमारी क्लास। रिवीजन सभी को क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सभी लोग लिखें, फटाफट लिखिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीन शो सभी को हो रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? गुड। So class 72 obesity part 3. सो अभी नेक्स्ट हार्मोन है ग्रेलिन। सो ग्रेलिन भी एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, लेकिन यह GLP-1 और CCK के बिल्कुल विपरीत काम करता है। तो अगर GLP-1 और CCK को सैटिस्फैक्टरी हार्मोन बोला जाता है, यानी कि तृप्ति का हार्मोन कहा जाता है, तो ग्रेलिन को अक्सर भूख हार्मोन यानी कि हंगर हार्मोन कहा जाता है। ये जो भूख का एहसास होता है ना कि अभी मुझे भूख लगी, कुछ मिल जाए खाने को, वो ग्रेलिन की वजह से होता है। ठीक। सो ग्रेलिन का मुख्य काम। तो ग्रेलिन मुख्य रूप से आपके पेट यानी स्टमक में बनता है, और इसका काम शरीर को यह संकेत देना है कि खाने का समय हो गया है। तो पहला है भूख को बढ़ाना, स्टिमुलेटिंग एपेटाइट। तो जब आपका पेट खाली होता है तो ग्रेलिन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ठीक। तो यह सीधे आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, वह भाग जो भूख को नियंत्रित करता है, को संदेश भेजता है कि आपको भूख लग रही है और आपको खाना खाना चाहिए। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो इसका स्तर बढ़ता जाएगा, और ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलेगा हाइपोथैलेमस को। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब आप फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखने से 1 या 2 दिन की फास्टिंग कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग 9 दिन की फास्टिंग भी रखते हैं। तो ब्रेन जब बार बार सिग्नल देता है ब्रेन को, ग्रेलिन हाइपोथैलेमस को, कि भाई खाना भेजिए, और आप जो है संकल्प लेके बैठे कि मैं तो नहीं खाने वाला हूं क्योंकि भगवान नाराज हो जाएंगे, तो फिर ब्रेन उस सिग्नल को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देता है। इग्नोर, क्योंकि उसने संकल्प लेके बैठा है। ब्रेन ने पेट को बोल दिया है कि भाई मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, मैं शाम को 6 बजे जब पूजा करूंगा तो उसके बाद ही खाऊंगा, या फिर मेरा 1 महीने का संकल्प है, सिर्फ पानी ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर वो अनसुना कर देगा। तो उसके बाद जब आप देखेंगे, जब आप फास्टिंग तोड़ते हैं तो आपकी भूख कम हो जाती है, आपका खाने की इच्छा नहीं होती। तो ये सिग्नल में गड़बड़ी आ सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो उन लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। वो भूख और प्यास का संतुलन गड़बड़ा जाता है, पानी कभी कम पिएंगे, ज्यादा पिएंगे, इस तरीके की चीज। तो पहला तो ये स्टिमुलेटिंग एपेटाइट। तो कब खाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नियमानुसार, एक फिक्स टाइम हो नाश्ते का, लंच का, डिनर का। अगर आप एक रूटीन में आ जाते हैं तो आपके हार्मोन्स भी उसी रूटीन में काम करने लगते हैं, वो ठीक उस टाइम पे जो है रिलीज हो जाएगा। और अगर आपने उस टाइम पे नहीं खाया तो आपका एसिड बढ़ जाएगा, आपको एसिडिटी होगी, गैस बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपका एक फिक्स रूटीन है तो हार्मोन्स भी उसी हिसाब से आपकी सेटिंग कर देंगे, आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से सेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं तो बॉडी को तो नेचुरली सुबह एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप काम पे जाने वाले, और आप स्किप करेंगे तो बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा। ठीक। गैस भी ज्यादा बन सकती है, दूसरे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने को आपको देना पड़ेगा क्योंकि शरीर को जरूरत महसूस होगी। सेल को जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो ग्रेलिन को मैसेज देंगे कि भाई आप निकलिए और बताइए ब्रेन को कि हमें जरूरत है। हाइपोथैलेमस को पता चलेगा तो वह आपको एहसास कराएगा कि भाई कुछ खा लो, है ना। तो इस तरीके से तो स्टिमुलेटिंग एपेटाइट। दूसरा है भोजन से पहले पीक पर होना।
पीक बिफोर मील। तो ग्रेलिन का स्तर आमतौर पर खाने से ठीक पहले सबसे अधिक होता है। जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हैं, पेट भरने लगता है, तो GLP-1 और CCK का स्तर बढ़ता है और ग्रेलिन का स्तर तेजी से शुरू हो जाता है। देखिए कितनी बढ़िया इनकी दोस्ती है। एक जो है ग्रेलिन भूख लगा रहा है, फिर हाइपोथैलेमस के माध्यम से भूख लगती है, आपने खा लिया, पेट भरने लगा, तो GLP-1 रिलीज होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल तक ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकागोन का स्तर कम कर देगा, लीवर को बोलेगा कि भाई आप जो है ज्यादा ग्लूकोज अभी मत बनाओ, जरूरत नहीं क्योंकि खाने में आ गया है। ठीक। CCK भी जो है फुलनेस का आपको संकेत दे देगा कि भाई रुक जाओ, अभी सब कुछ बैलेंस हो गया है, सारी ऊर्जा शरीर को मिल गई, अब रुक जाइए। तो फिर वो जो है, जब वो काम हो गया तो फिर शरीर खाएगा नहीं। तो जब GLP-1 और CCK निकलेंगे तो ग्रेलिन का स्तर रुक जाएगा। लेकिन अगर GLP-1 और CCK का स्तर अगर नहीं बढ़ा या ये नहीं निकले तो क्या होगा, आपको भूख लगती रहेगी और आप खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे। तो ब्लड शुगर भी बढ़ेगी, ओवर ईटिंग होगी, इंडाइजेशन हो सकता है और भी प्रॉब्लम। तो ये अगर नहीं निकले GLP-1 एंड CCK, तो ग्रेलिन को रोकने का मैसेज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेट चल रहा है सिस्टम के साथ। कौन सी नर्व के थ्रू ये सिग्नल जाते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, कौन सी नर्व कंट्रोल करती है, मुझे लिखकर बताइए सभी लोग। वेरी गुड, वेगस नर्व। ठीक है, सो वेगस नर्व डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। तो इसी के थ्रू ये सारी बातचीत नर्व सिग्नल के थ्रू होगी। वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा बताया, वेगस नर्व। आगे बढ़ते हैं। सो पहला, ग्रेलिन जो है आपकी भूख बढ़ाएगा और ये भोजन से ठीक पहले पीक पर होता है। जैसे जैसे पेट भरने लगता है, GLP-1 और CCK का स्तर बढ़ेगा, ग्रेलिन का स्तर तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। तीसरा, फैट स्टोरेज। कुछ रिसर्च बताते हैं कि ग्रेलिन जो है फैट के भंडारण को भी बढ़ावा दे सकता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने का संकेत दे सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए शरीर भोजन की कमी के लिए तैयार है। तो ये अभी शोध है, कंफर्म नहीं है। तो फैट स्टोरेज को भी बढ़ावा दे सकता है। हाँ, एक इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि भाई अगर GLP-1 और CCK ना निकले बराबर, और लेप्टिन जो हार्मोन है जिसके बारे में हम आपके अभी सामने डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो अगर लेप्टिन, GLP-1, CCK ना निकले तो ग्रेलिन निकलता ही रहेगा, और जिसकी वजह से आप हाई फैट भी ले सकते हैं, हाई सुगरी फूड भी ले सकते हैं, आप लेते चले जाएंगे। तो इनडायरेक्टली वह जो है फैट के स्टोरेज को बढ़ावा दे सकता है। सो ग्रेलिन, GLP-1 और CCK में संतुलन, द बैलेंस ऑफ हार्मोन। तो आपके शरीर का वजन और भूख इन तीन हार्मोन के बीच के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। ग्रेलिन कहाँ बनता है? पेट में। कब बढ़ता है ये? खाने से ठीक पहले। और मुख्य काम क्या है इसका? भूख को बढ़ाना। GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन।
ये कहाँ बनेगा? आपकी आंतों में खाने के बाद बनेगा और भूख को घटाएगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा। सीसीके ये कहाँ बनेगा? आंतों में बनेगा, खाने के बाद निकलेगा और तृप्ति देना, पाचन एंजाइम जारी करना, ये दो इसके मुख्य काम है। ठीक, और एक गॉल ब्लैडर को मैसेज देना, ये चीज है। ठीक, सो वजन घटाने के बाद शरीर अक्सर घ्रेलिन का स्तर अधिक और GLP-1 का स्तर कम कर देता है। यह शरीर का एक प्राकृतिक तंत्र है जो कोशिश करता है कि खोया हुआ वजन वापस आ जाए। इसीलिए वजन को बनाए रखना अक्सर मुश्किल होता है। सो घ्रेलिन भूख के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के कुछ तरीके हैं, जिससे अगर आपने भूख को कंट्रोल कर लिया तो ये शुगर स्पाइक को जो है कंट्रोल कर सकता है, आपके बॉडी में वेट मैनेजमेंट में काफी हेल्प करेगा। तो पहला है डाइटरी स्ट्रेटजी, तो इंक्रीज प्रोटीन इंटेक। तो GLP-1 और CCK के लिए जो बताया गया था उसमें भी मेन यही था कि अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा हो तो इससे जो है ये हार्मोन ठीक टाइम पे सही तरीके से निकलते हैं। तो प्रोटीन सबसे अधिक सैटिस्फैक्शन देने वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आप मान लीजिए एक बाउल भर के स्प्राउट ले लेते हैं तो आपका पेट जो है बहुत जल्दी भर जाएगा। ठीक, क्यों भर जाएगा? क्योंकि उससे GLP-1 और CCK को बढ़ावा मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप एक चाट खा लीजिए, ठीक, तो चाट से आपको पेट भरा हुआ उतना महसूस नहीं होगा, उसके बाद और खाने की इच्छा होगी, थोड़ा पानी पूरी भी खा लो या कुछ और खाने में, जैसे मान लीजिए दाल चावल है तो दाल चावल आपका एक कटोरी में पूरा नहीं होगा। तो ये रहता है। तो अगर प्रोटीन से भरपूर है, मान लीजिए आपने 2 या 3 एग खा लिए, तो 2 या 3 एग खाते ही जो आपकी कैपेसिटी है बॉडी को भरा हुआ महसूस होगा। वहीं अगर आपको एक 250 ग्राम 200 ग्राम चावल के साथ दाल खानी हो या सब्जी खानी हो, उतनी जल्दी तृप्ति नहीं आएगी। तो इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा लगेगी वो तृप्ति दिलाने में। वही उसी मात्रा में अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं तो आपको जल्दी तृप्ति आ जाएगी, यानी कम मात्रा में प्रोटीन आपको ज्यादा तृप्ति देता है। ठीक, तो प्रोटीन सबसे अधिक सटाइटी देने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट है। यह ना केवल GLP-1 और CCK को बढ़ाता है बल्कि घ्रेलिन को खाने के बाद तेजी से नीचे लाने में भी मदद करता है, जिससे भूख देर से लगती है। तो हर भोजन में 20 से 30 ग्राम हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन शामिल होना चाहिए। तो पहला हो गया प्रोटीन इंटेक पर ध्यान देना है, इंक्रीज प्रोटीन इंटेक। किसको? हम यहाँ ये जो भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, उसको ठीक करने के लिए हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो कैसे ठीक करेंगे? सिर्फ ट्रीटमेंट से तो काम नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट देंगे हम कॉज के हिसाब से, लेकिन पेशेंट की डाइट भी बहुत मायने रखती है, उसकी लाइफ स्टाइल भी बहुत मायने रखती है। तो हम उन सभी कॉजेस को ध्यान देंगे जिन कॉजेस से पेशेंट ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप उन एक एक कॉजेस को ठीक करेंगे तो पेशेंट की जीवन में लॉन्ग टाइम और लंबे समय तक के लिए इफेक्ट आएगा, वो शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 किलो वजन कम हो भी जाए, बट वो शॉर्ट टर्म रहेगा। ठीक है, तो पहला इंक्रीज प्रोटीन इंटेक। दूसरा है फाइबर को इंटेक करना है। तो सॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर पेट में पानी को एब्जॉर्ब करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, जिससे पेट के खाली होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और जब पेट धीरे धीरे खाली होता है तो ग्रेलिन कम बनता है। सो उसमें जो भी आपकी बीन्स वगैरह है, ओट्स हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज, एक बहुत सी चीज आप हर डाइट में नोटिस करते होंगे, जितनी भी मैंने आज तक आप लोगों को डिस्कशन किया है, हर जगह आपको बोला जाता है आप होल ग्रेन्स खाइए, सब्जियां खाइए, बीन्स खाइए, नट्स खाइए। यही यही डाइट है मोस्टली, जो है यही डाइट होती है जो थोड़ी कम ज्यादा होती है। हाई फाइबर लेना है, ठीक है, होल ग्रेन्स लेने हैं,
और ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड लेना है, ये एक जनरल डाइट भी आप बना सकते हैं कि भाई ये चीजें शामिल में होना ही चाहिए, जो ऑटोमेटिकली वो जो है पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हाई शुगर नहीं लेना, हाई फैट नहीं लेना, हाई सॉल्ट नहीं लेना, ये तीन चीजें ध्यान रखिए, ठीक। बाकी खाने में जो भी होल ग्रेन्स हैं, जिसमें साबुत अनाज है, उसमें आपका जवारी है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, ये सब आ जाते हैं। उसमें भी ये मोटे अनाज में आ जाते हैं, ठीक। फिर राइस में ब्राउन राइस भी है, पॉलिश राइस जो है तेजी से शुगर बढ़ाता है, ठीक। तो फलियां, ओट्स, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सारी चीजें। फिर जो फैट है वो हेल्दी फैट अगर लेना लें आप जो है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो हेल्दी फैट में जैसे जो जैतून का तेल, एवोकाडो, नट्स, बीज, या ये क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट ऑयल है, और आपका ये सरसों का तेल है, ये सारी चीजें आजकल काफी सारे हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना चाहिए, जो हाथ से निकालते हैं कुछ लोग, कुछ आजकल वो लकड़ी की मशीनें आ गई तो उससे निकालते हैं। तो रिफाइंड का यूज नहीं करना चाहिए, तो हेल्दी फैट लेना है, ठीक। फिर अवॉइड एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन। बहुत कम कैलोरी वाली क्रैश डाइट पर जाने से घ्रेलिन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि इससे शरीर इसे भुखमरी की स्थिति मान लेता है। आपने बहुत सारी डाइट देखी होंगी कि कीटो डाइट, अब कीटो डाइट में तो पूरा ही प्रोटीन है, ठीक है। आदमी फास्टिंग में चला जाता है एक एक महीने के, तो इससे क्या होगा कि शरीर को लगेगा कि अब तो भुखमरी की स्थिति है, तो ग्रेन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही वो खाना शुरू करेगा, उसका बड़ा वजन जितना उसने कम किया उससे 2 गुना 3 गुना वजन बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, आपके वजन के हिसाब से, आपके कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से, आपकी डेली क्या कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक फिक्स डाइट आप बना लें। मेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आपको ये बना के दे सकते हैं आपकी बॉडी के बीएमआई के हिसाब से। या फिर आप किसी अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको एक जनरल डाइट वो भी प्रदान कर सकते हैं, अगर उनको आप उनसे बात करेंगे तो। जो भी चीज़ें अगर वो नहीं कर पाते हैं तो किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिलके वो चीज़ें अपने बॉडी के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज डाइट क्या हो सकती है वो आप बनवा सकते हैं। तो ज्यादा फास्टिंग करने से लोग खाना छोड़ देते हैं वजन कम करने, खाना नहीं छोड़ना है, खाना खाना है, लेकिन बैलेंस डाइट लेनी है, और उसमें प्रोटीन को ज्यादा रखना है, कार्बोहाइड्रेट को कम। उसमें हो सके तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रख लीजिए, जवारी, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें, और ये अपना रागी है ना। फिर इसका सब्सटीट्यूट आता है, राइस का सब्सटीट्यूट है फॉक्सटेल मिलेट्स है, लिटिल मिलेट्स है, दलिया है, उपमा है। फिर ये सारी चीजें होती है, लिटिल मिलेट्स हैं। तो ये सब इसके आपके पास सब्स्टिट्यूट हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये धीरे धीरे पचेंगे और ज्यादा देर तक एनर्जी देंगे। तो जो है आपका घ्रेलिन बहुत कम या बैलेंस तरीके से निकलेगा। उसको लगेगा कि पेट में खाना अभी पड़ा हुआ है तो अभी इसको निकलने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे शुगर बढ़ाता है, धीरे धीरे पचता है, तो ये प्रक्रिया एक लंबी स्थिति में चलेगी। आपने ऐसा कुछ खाया और वो तुरंत पच गया तो फिर ग्रिलिन निकलेगा। तो खाना खाना है तो इस तरीके से लेना है। तो अवॉइड एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन, खाना छोड़ देने से वजन कम नहीं होगा, भुखमरी की स्थिति शरीर मान लेगा और उसकी वजह से शरीर को कमजोरी, थकान और दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो खाने को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, खाना छोड़ना नहीं है, उसकी जगह आपको बैलेंस डाइट लेनी है, कुछ अच्छी चीजें जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है। इसीलिए संतुलित और टिकाऊ आहार योजना अपनाना चाहिए। तो एक तो हो गया कि डाइटरी स्ट्रेटजी, फिर है टाइमिंग एंड पैटर्न, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ईट एट रेगुलर टाइम्स, निश्चित समय पर भोजन करें। जब आप हर दिन लगभग एक ही समय पर खाते हैं तो आपका शरीर एक लय यानी रिदम में आ जाता है, जिससे आपका शरीर भोजन के समय से ठीक पहले घ्रेलिन को बढ़ाएगा, लेकिन खाने के बाद यह कम हो जाएगा। अनियमित खाने से
ग्रेलिन का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। ठीक, आप एक दिन मान लो 9 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 12 बजे खा रहे हैं, किसी दिन लंच आप ले रहे हैं 3 बजे, कभी 4 बजे, तो ये बॉडी इम्बेलेंस हो जाएगी और फिर जो है ग्रेलिन अगर बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है ना। इसीलिए इन सब चीजों की जानकारी आपको दी जा रही है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लोगों की लाइफ स्टाइल बिगड़ने की वजह से जो ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के बढ़ रहे हैं, बड़ों में बढ़ रहा है ये, तो ये उनके कारण है। इन चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कुछ समय के लिए जरूर वजन कम कर लें टेम्पररी तौर पर, लेकिन दोबारा फिर बढ़ जाएगा। तो जो जड़ है उस जड़ को ठीक करना जरूरी है। ठीक है, फिर पर्याप्त नींद, गेट इनफ स्लीप। तो नींद जो है, घ्रेलिन और लेप्टिन, लेप्टिन एक और तृप्ति हार्मोन है, के संतुलन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेप्टिन के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो जिन लोगों को कम नींद मिलती है, 7 से 9 घंटे से कम, तो उनमें ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है और लेप्टिन का स्तर घट जाता है, जिससे उन्हें अगले दिन अधिक भूख लगती है। तो नींद कम लेंगे, एक तो जैसे ही आप नींद कम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे तक जागे, 1 बजे तक, तो जब नींद कम होगी अपने आप आपको भूख लगेगी। तो आप जो है रात को, नाइट में कुछ ना कुछ स्नैक्स ढूंढेंगे, किचन में जाके इधर उधर घूमेंगे, कुछ मिल जाए तो उसको खा लें, है ना। फ्रिज में केक रखा हुआ है, पेस्ट्री रखी हुई है, या कहीं बिस्किट है, वो आप ढूंढ के खाते रहेंगे। तो एक तो वो चीज, दूसरा नींद कम हुई तो दूसरे दिन भी जो है भूख का स्तर अलग तरीके से होगा। तो ठीक से नहीं खाया, ठीक से पचा नहीं, वो एक अलग समस्या है। तो कम नींद की वजह से क्या होता है, ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है, एसिडिटी भी होती है, और लेप्टिन का स्तर घट जाता है, जिससे अगले दिन अधिक भूख लगती है। हाइड्रेट रहें, तो कभी कभी प्यास को गलती से भूख समझ लिया जाता है। तो भूख से, भोजन से पहले या बीच में पानी पीने से पेट में जगह भरती है और ग्रेलिन का स्राव अस्थायी रूप से कम हो सकता है। ठीक, भूख लगी है, उसकी जगह आपने देखा होगा कई लोगों जो बहुत गरीबी में रहते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि मैंने पानी पी के रात गुजारी है, ऐसा डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं। भूख लगी तो उसकी जगह पानी पी लिया, पानी पी लिया तो ग्रेलिन का जो है स्तर, पेट को लगेगा कि कुछ आ गया है, तो बाकी GLP-1 और CC के मैसेज दे देंगे कि हाँ कुछ आ गया है, तो वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा और पेट में जगह भर गई, इसका मतलब अब ग्रेलिन को लगा कि हाँ कुछ हो गया है। तो इसीलिए भूख और प्यास में अंतर जरूर होना चाहिए। जब भूख लगे तो भूख, जब प्यास लगे तो प्यास का सिग्नल क्या होगा, गला सूखेगा। भूख लगेगी तो पेट में जो है आपको महसूस होगा खालीपन है, कुछ इस तरीके की चीजें महसूस हो सकती हैं। तो भोजन की जगह पानी लेंगे तो भी जो है गड़बड़ होगा, क्योंकि फिर बॉडी, ग्रेलिन तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो GLP-1 है और आपका CC के है, ये तो देख लेंगे कि भाई खाना आया है कि नहीं आया। जब खाना नहीं आया है तो ये कैसे करेंगे, तो ये इंसुलिन को बढ़ाने का जो काम कर रहा है वो अपना डिस्टरबेंस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो टाइम टाइम पे पानी पीते रहे, भोजन के बीच में पानी ना पिए। ठीक, बाकी एक और कारण है कि HCl एसिड पेट की अग्नि को शांत करता है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक, मैनेज स्ट्रेस, तो दीर्घकालिक तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस भी भूख बढ़ाने वाले हार्मोनों को प्रभावित कर सकता है। तो योग, ध्यान, डीप ब्रीदिंग लेने के जो व्यायाम होते हैं, तनाव को कम करने में और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन रणनीतियों का पालन करके आप अपने शरीर के भीतर के जो भूख का अलार्म है ना, वो क्या है, ग्रेलिन है, को शांत करने में मदद कर सकते हैं और प्राकृतिक रूप से तृप्ति हार्मोन GLP-1 और CCK को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं लेप्टिन। सभी को ग्रेलिन के बारे में समझ में आया। यस लिख दीजिए, सबको समझ में आया। हेलो।
मोबाइल छोड़ के तो नहीं चले गए आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज ही सीख लीजिए, फिर कल रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रिकॉर्डिंग उनके लिए रहेगी जो किसी कारण से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। क्लास का आनंद अलग है, रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगा, यहाँ हम आपस में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो क्लास में लाइव ही समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेप्टिन। सो लेप्टिन को अक्सर तृप्ति का मास्टर हार्मोन कहा जाता है। अगर तृप्ति के हार्मोन GLP-1 और सीसी के है, तो तृप्ति का मास्टर हार्मोन लेप्टिन को कहते हैं, और इसको ऊर्जा संतुलन हार्मोन भी कहा जाता है। सो लेप्टिन का मुख्य काम क्या होता है? तो लेप्टिन जो है मुख्य रूप से फैट सेल्स द्वारा बनाया जाता है। तो इसका स्तर आपके शरीर में जमा फैट की मात्रा को दर्शाता है। किससे बनता है लेप्टिन? आपकी फैट सेल्स से बनता है। तो क्या काम करता है? तो लंबे समय की तृप्ति का संकेत देता है। लॉन्ग टर्म सेटाइटी सिग्नल। काम क्या है इसका? लेप्टिन आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को यह संदेश भेजता है कि आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा में वसा के रूप में जमा है, पर्याप्त ऊर्जा है। ठीक, फायदा क्या होगा? यह मस्तिष्क को बताता है कि अब आपको और खाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको भूख कम होती है और ऊर्जा का उपयोग कैलोरी बर्न बढ़ता है। ठीक, तो अगर लेप्टिन प्रॉपर बनेगा तो ये दिमाग को मैसेज जाएगा कि आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है और आपको ज्यादा नहीं खाना। लेकिन अगर लेप्टिन नहीं बनेगा, तो क्योंकि ये मास्टर सटाइटी हार्मोन है जो कि GLP-1 और सीसीके से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये नहीं बना तो शरीर ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन करता चला जाएगा। ठीक, तो इसका पहला काम है कि लॉन्ग टर्म सेटाइटी सिग्नल देना। तो आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को यह मैसेज भेजता है कि आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा फैट के रूप में जमा है, इसलिए आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यह ग्रेलिन विरोधी है, यानी कि द ग्रेलिन एंटागोनिस्ट। ठीक, तो जहां ग्रेलिन कब बढ़ता है? जब पेट खाली होता है। तो पेट खाली होने पर बढ़ता है, वहीं लेप्टिन फैट सेल्स में जमा ऊर्जा के आधार पर काम करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि ग्रेलिन का प्रभाव नियंत्रित रहे। यह एक तरह से आपके शरीर के फ्यूल गेज की तरह काम करता है ना। तो आपके शरीर में कितनी एनर्जी है उस हिसाब से ये ब्रेन को सिग्नल देगा, और उस हिसाब से आपको भूख लगेगी। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फूड है, ऊर्जा है, तो आपको भूख कम लगनी चाहिए, सिस्टम यही कहता है। लेकिन अगर आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है और आपको ज्यादा भूख लग रही, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी हो सकती है। कोई चीज है जो आपके ग्रेलिन को बढ़ा रही है, वो क्या चीज है वो ढूंढिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो ओबेसिटी में है, लेकिन वह कम खाते, नेचुरली उनकी भूख कम हो गई, तो उनमें लेप्टिन ठीक से काम कर रहा है। लेकिन दूसरी चीजें जो ग्रेलिन को बढ़ा रही है, तो उसकी वजह से आप ज्यादा खा सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो
ये लंबे समय तक आपको एक लॉन्ग टर्म में आपकी भूख को कम कर देगा, जिससे आपका जो फ्यूल गेज है उसका यूज किया जाएगा, जो ऑलरेडी जमा हुआ फैट है। तो पहला हमने देखा कि लॉन्ग टर्म सेटाइटी सिग्नल देना, द ग्रेलिन एंटागोनिस्ट, ग्रेलिन का विरोधी है। फिर मेटाबॉलिज्म को ये नियंत्रित करेगा। तो जब लेप्टिन का स्तर अधिक होता है, यानी शरीर में बहुत बसा जमा है, फैट जमा है, तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने का संकेत दे सकता है, ताकि आप अधिक कैलोरी खर्च करें। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी कि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो भूख भी बढ़ती है। ठीक, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे तो आपका वेट गेन ज्यादा नहीं होगा। कुछ बीमारियां हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म हाइपर हो जाता है, बहुत अधिक। इसका उदाहरण है, कौन सी डिजीज है जिसमें मेटाबॉलिज्म हाइपर हो जाता है, मुझे लिखकर बताइए, लिखिए। हाइपर मेटाबॉलिज्म की एक डिजीज का नाम बताइए। आप सभी को पता होगा, लिखकर भेजें, चैट में लिखिए। डिजीज का नाम लिखिए। थायराइड कोई डिजीज नहीं है, डिजीज का नाम क्या है वो लिखिए। थायराइड तो एक ग्लैंड है। वेरी गुड, वीरेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है, हाइपरथायराइड, है ना। हाइपरथायराइड में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से आदमी दिन में 6 बार भी खाता है तो भी उसका वजन डाउन होता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, सॉरी मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है ना। तो कितना भी ज्यादा खाएगा बॉडी उसको जला के एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म अधिक होने की वजह से ज्यादा खाने पर भी वेट गेन नहीं होता है। और इसी का ठीक उल्टा, जिनका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है वो थोड़ा सा खाते हैं और उनका वेट गेन ज्यादा होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम किसकी है? मेटाबॉलिज्म की। और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन हैं T3, T4, TSH, ये सारी चीजें। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक लेप्टिन भी। तो लेप्टिन क्या करता है, जब लेप्टिन ज्यादा होगा या तो ये बता रहा है कि आपके शरीर में फैट ज्यादा है। ब्लड में अगर लेप्टिन का स्तर बढ़ा हुआ है तो ये बता रहा है कि फैट बॉडी में ज्यादा है। तो यह फिर क्या करेगा, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये थायराइड को स्टिमुलेशन देगा कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने का संकेत दे सकता है, जिससे आपका अधिक कैलोरी खर्च होगा। ठीक, तो ये 3 काम हमने देख लिए। अब हम देखते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम देखते हैं। तो यही वह जगह है जहां चीजें जटिल हो जाती है, और खासकर मोटापा वाले लोगों में समस्या। तो जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक फैट होती है तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक लेप्टिन बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप देखिएगा क्या समस्या होती है और कैसे वो लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है। तो जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक फैट होगी तो लेप्टिन ज्यादा बनेगा, और वो ब्रेन को ज्यादा सिग्नल देगा कि भाई बहुत ज्यादा है फैट, कम खाओ। ठीक, तो यहां पर लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो लगातार हाई लेप्टिन स्तर के कारण मस्तिष्क लेप्टिन के संदेशों को सुनना बंद कर देता है। जैसे कि आप किसी शोर की आदत पड़ जाने पर उसे सुनना बंद कर देते हैं। जैसे जिन लोगों के घरों के आसपास या तो ट्रेन गुजरती है या फ्लाइट गुजरती है, तो नए लोगों को सोना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है। उनको आसानी से नींद, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है, अब उनका दिमाग उसको अनसुना करने लगा। तो इसी तरह से जब आपके शरीर में फैट बहुत अधिक हो गया है, और फैट अधिक हो रहा है, ये जो ब्रेन को बताने वाला जो हार्मोन है वो है लेप्टिन। वो बार बार आपको बता रहा है, आपके ब्रेन को बता रहा है कि भाई फैट बहुत ज्यादा है, कम खाइए। और ब्रेन उसके हिसाब से आपको भूख प्यास को नियंत्रण करेगा। लेकिन आप
ब्रेन की भी नहीं सुन रहे हैं, आप लेप्टिन की भी नहीं सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे, क्योंकि शरीर तो बढ़ाता ही जाए, वो बताने का काम, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बार बार लेप्टिन रिलीज होता है, जिससे लेप्टिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन इसको सुनना अनसुना करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मस्तिष्क को लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है, क्योंकि उसे लेप्टिन का संदेश नहीं मिल रहा है। ठीक, लेप्टिन का काम क्या है, ब्रेन को बताना है कि आपके शरीर में पर्याप्त फ्यूल गेज है, बैटरी 100% तक भरी है, अभी अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये बार बार सिग्नल दे रहा है, तो बार बार सिग्नल देने से आपका फ्यूल पर्याप्त मात्रा में है और ब्रेन को दिया जा रहा है, तो ब्रेन उसको धीरे धीरे करके अनसुना करना शुरू कर देता है। अनसुना करने की वजह से ब्रेन को फिर बाद में लगने लगता है कि ये जो है भाई शरीर में ऊर्जा की कमी है, उसको मैसेज नहीं मिल रहा है फुलनेस का, तो जिससे ब्रेन क्या करता है, फिर वह ग्रेलिन को बढ़ाता है, और फिर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म धीमा करता है। ठीक, ग्रेलिन को बढ़ाएगा, क्योंकि ब्रेन को ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो अगर मेटाबॉलिज्म ब्रेन बढ़ा देगा, बॉडी का हीट रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, तो और कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी, तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी। तो ब्रेन को जब ये लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी क्यों लग रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस हो चुका है, उसने जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लिया है फैट, जिसकी वजह से वो चीज हो गया है, तो मस्तिष्क को लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है, जिससे वह ग्रेलिन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, और इसी वजह से व्यक्ति को हमेशा भूख लगती रहती है, भले ही उनके शरीर में ऊर्जा का भंडार भरपूर मात्रा में मौजूद। आप देखिए कई ओबेसिटी के पेशेंट को भूख ज्यादा लगेगी, तो उसके अंदर एक तरफ हमने देखा था, एक और रेजिस्टेंस देखा था, कौन सा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरा यहाँ पर लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं होती हैं। देख लेते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन का संबंध। तो लेप्टिन तृप्ति का मास्टर हार्मोन है, कहाँ बनता है, फैट सेल में बनता है, क्या संकेत देता है, शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है। जब शरीर को संकेत मिलेगा पर्याप्त ऊर्जा है, तो ब्रेन भूख को कम कर देगा, कैलोरी बर्न को बढ़ा देगा। ठीक, ग्रेलिन ये भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है, जब पेट खाली होता है तो ये निकलना शुरू हो जाता है, भूख बढ़ाता है और भोजन की तलाश करने मनुष्य लग जाता है। ठीक, तो लेप्टिन जो है एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार को जो है प्रबंधित करता है, जबकि ग्रेलिन अल्पकालिक भूख को प्रबंधित करता है। अब इसके रेजिस्टेंस को कम कैसे करेंगे लेप्टिन के, तो लेप्टिन रेजिस्टेंस को पलटना या कम करना वेट मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। तो यह आपके मस्तिष्क को यह सिखाने जैसा है कि हाँ शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है, अब खाना बंद करो और कैलोरी जलाओ, सिखाना पड़ेगा उसको। फिर वही चीजें, कुछ बड़े बदलाव लाइफ स्टाइल में करने पड़ेंगे। सो रिड्यूसिंग लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या करना है, वही बातें जो हमने पहले बोली हैं उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। पहला, अवॉइड हाईली प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जितने भी पैकेज स्नैक्स हैं, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट, ये टोटल बहुत कम कर दीजिए, नॉर्मल नेचुरल चीजों पर जाइए। ठीक, क्यों, उसका कारण है क्यों आपको ये बंद करना है। तो ऐसी चीजें जिनमें हाई फैट होता है, हाई शुगर होती है, तो ये पेट को अचानक से भरते हैं और फिर जल्दी से खाली हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन और ग्रेलिन का स्तर अस्थिर हो जाता है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, तो इसके लिए क्या करना है, साबुत अनाज नेचुरल फूड पर जाना है। बी, कार्ब्स और चीनी का सेवन कम करें, रिड्यूस रिफाइंड कार्ब एंड शुगर। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीजिए, जैसे कार्बोनेटेड
आप ड्रिंक्स पी लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, कोका कोला, पेप्सी, ये सारी चीजें हैं। कुछ फ्रूट जूसेस भी रहते हैं। एक तो जूस की अपनी नेचुरल शुगर, ऊपर से और 2 चम्मच शुगर और डालिए, मीठा पसंद है मुझे, है ना। तो ये चीजें क्या है, सडनली आपके बॉडी में शुगर स्पाइक करती है, जिससे ग्रेलिन, पेट को लगता है कि भर गया, और 10 मिनट बाद वो खाली हो जाता है, और वहां पर इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है कि ये तो अचानक से शुगर आ गया, तुरंत निकलो। तो शरीर के अंदर एक तरह का तूफान आ जाता है ना। यहाँ देखते हैं, आगे और बढ़ते हैं। चीनी, विशेष रूप से फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कैसे बोला जाता है, सफेद ब्रेड और मैदा। आज की जीवन शैली में मैदा एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की डाइट का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये रिफाइंड जो कार्ब्स होते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेप्टिन रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इंसुलिन को नियंत्रित करके आप लेप्टिन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए मीठे पेय और जो स्नैक्स, चिप्स खा ली, या चिप्स जैसे आजकल बहुत कई तरह की चीजें, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, तो चिप्स के जैसे और भी कई तरीके की चीजें होती हैं। तो ये जितने भी तरह के आलतू फालतू के जो भी स्नैक्स हैं, पैकेट बंद चीजें हैं, कुरकुरे हैं, है ना, तो इनको हटा देना है। तो इनकी जगह क्या लेना है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, हेल्दी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, ठीक। अब ये किसमें है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं, जो कि लेप्टिन रेजिस्टेंस का एक प्रमुख कारण है, क्या, इन्फ्लामेशन, ठीक। कहाँ मिलेगा, शाकाहारी लोगों के लिए फ्लैक्सीड और वालनट और चिया सीड में मिलेगा, ठीक। एंड फैटी मछली में मिलेगा, सैल्मन जो मछली होती है उसमें मिलेगा। ओके मानवी जी, आपने हैंड रेज किया है। जी, आप अनम्यूट कीजिए और पूछें, क्या आपका सवाल है। सर कभी कभी तो खा सकते हैं ना कुरकुरे। खा लीजिए। आप तो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, पेशेंट की बात हो रही है। अच्छा फिर ठीक है, हम खा सकते हैं ना कभी कभी। हाँ, हेल्दी आदमी कभी टेस्ट के लिए ले सकता है, उसमें उसको बोलते हैं चीट डे, चीट डे। हाँ, रूटीन में नहीं खाना चाहिए ना, कभी कभी खा सकते हैं। जिनको ओबेसिटी में जाना है वो रूटीन में खा ले, अच्छा। जिनको अपना वेट मैनेज रखना है, हेल्दी रहना है, वो कभी कभी खा ले। अब जैसे हाँ समोसा वो तो भी, सर पंद्रह समोसा सालों भी से आप मैं ना महीने में 1-2 बार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रोज खाएंगे तो स्वाभाविक एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा, हम्म। हम्म। है ना। कभी कभी खा सकते हैं। कभी कभी खा सकते हैं, अगर आप पूरी तरह से मतलब स्वस्थ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी चीजें चलती हैं, बट हमेशा ओके। नहीं। पेशेंट के लिए ये कभी कभी वाला भी हट जाता है ब्रैकेट, हम्म। उनको कभी नहीं, जब तक वो ठीक ना हो जाए, उनको पूरा सुधारना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेप्टिन रेजिस्टेंस, ओके। है ना। जी। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर क्लास एंड करेंगे, है ना। हाँ जी। हेल्दी फैट में हमने देखा, जैसे अलसी है, वॉलनट है, सीड्स हैं, ये शाकाहारी लोगों के लिए, और जो सैल्मन मछली होती है या फिश वगैरह जो होती हैं जिनमें गुड फैट होता है, तो वो आप ले सकते हैं। फिर सॉल्युबल फाइबर, तो जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारी आंतों की सफाई करता है। तो फाइबर की वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो शरीर को लगता है कि पर्याप्त ऊर्जा है। तो फाइबर जो है गट हेल्थ को बेहतर बनाता है, और एक हेल्दी आंत जो है लेप्टिन और अन्य हार्मोन को मस्तिष्क तक संदेश भेजने में मदद करती है। तो इसके लिए जो मैंने बताया, दालें, सब्जियां, ओट्स वगैरह जो है, इनमें अच्छे फाइबर होते हैं। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट में हमने देख चुका है कि प्रॉपर आपको नींद लेनी है, एक 8 घंटे की नींद आप हर पेशेंट को बोलिए। आप, कई लोग 3 बजे रात को उठ के बैठ जाते हैं, कोई 2 बजे ही उठ के बैठ जाता है,
है ना, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो आप बोलिए, आपको ध्यान करना हो, प्राणायाम करना, योग करना, आप कीजिए, पर प्रॉपर नींद लीजिए। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि 4 बजे रात को उठ के आपको बैठ जाना है। ठीक है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य को 8 घंटे की नींद लेनी है। ये जैसे ही पूरी होगी आपका सिस्टम सुधरना शुरू हो जाएगा। ठीक, अगर इससे कम नींद हो रही है तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ध्यान रखें 8 घंटे की नींद पूरी लेना। हाँ, नींद आपको नहीं आ रही तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का आप सपोर्ट लीजिए। आपको कुछ पॉइंट भी सिखा दिए जाएंगे न्यूरोथेरेपिस्ट से, तो नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से आप संपर्क करें, वो आपको सिखाएगा। ठीक, और रात में कमरे को पूरी तरह अंधेरा रखना चाहिए। ये बात हमेशा गुरुजी बोलते थे कि कछुआ 300 साल तक जीता है। क्या करता है, अपनी पांचों इंद्रियों को, अपने सर को जो है अंदर कर लेता है, सिकोड़ लेता है और सो जाता है। इसी तरह से मनुष्य को रात में कमरे में पूरी तरह अंधेरा रखना चाहिए, जिससे ब्रेन को लगता है कि रात्रि पूरी तरह हो चुकी है, और फिर ब्रेन जो है गहरी डीप स्लीप में जाता है, जिससे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो आपके पूरे बॉडी की रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं, आपके दूसरे दिन की प्लानिंग में मदद करते हैं, आपके सिस्टम को ठीक दुरुस्त करके रखते हैं। ठीक है, अगर नाइट लैंप जला के रखा है तो ब्रेन को लगता है कि अभी भी लाइट है, यानी कि अभी सूरज डूबा नहीं है। इस तरीके की चीजें होती कि अभी भी वो जागता रहता है, तो फ्रेश फील नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों में ये चीज देखने को जरूर मिलती है कि जिनकी आदत ही बचपन से उस तरीके की पड़ी हुई है, तो उनके लिए फिर वो बॉडी वैसे ही सेट हो जाती है। पर सबके लिए सेट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोशिश करें कि रात में कमरे को पूरी तरह अंधेरा रखें और उसमें सोइए, तो ये जो है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेटर बनाता है। टी एंड कॉफी, तो इसमें कॉफी में सिर्फ आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, जो कि फैट को घटाने में हेल्प करती है, फैटी लीवर को कम करती है। बाकी टी की जरूरत नहीं है। टी का भी अगर फायदा लेना है तो सिर्फ ब्लैक टी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, तो वो टी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। जैसे ही उसमें शुगर और चीनी पड़ेगी, वो एसिडिटी का काम करती है। तो अगर कॉफी लेना है तो ब्लैक कॉफी लीजिए, टी लेना है तो ब्लैक टी विदाउट शुगर, विदाउट दूध, मिल्क। ठीक है, या ग्रीन टी वगैरह, टी लीव्स आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ये तो है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ठीक, थोड़ा सा और देखते हैं। सो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो ये सब चीजें अगर आप सुधार लेते हैं और फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, या इसी के साथ में एक्सरसाइज को भी कर लीजिए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, लेप्टिन लेप्टिन का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो उसको ये अच्छा रहेगा। सो व्यायाम से क्या होता है, फैट सेल्स के कार्य बेहतर बनते हैं। तो फैट सेल्स जो है कैलोरी को कंजम्पशन जो है उस हिसाब से मैनेज कर लेगा, अपने अंदर जो स्टोर फैट है उसको जला देगा एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज काम तभी करेगी जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होगी। लेकिन लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है और आपका कैलोरी कंजम्पशन ठीक नहीं है, आपका बॉडी का सिस्टम ठीक नहीं है, और फिर आप एक्सरसाइज करते जाइए, तो वो उतना आपको फायदा नहीं देगा, हो सकता है आप और बीमार हो जाए। ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है, जो कि हार्मोन संतुलन को बढ़ाता है और लेप्टिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक, तो स्ट्रेस के लिए योग, ध्यान, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीजें, और जो चीजें आपको जिंदगी में पसंद हो, हर किसी की हॉबीज होती हैं, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई पेंटिंग पसंद, तो वो चीजें करें, उससे क्या है, स्ट्रेस फ्री होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो कुछ लोगों में इंटरमिटेंट फास्टिंग से लाभ होता है। तो यह खाने की अवधि को सीमित करता है, जिससे शरीर को इंसुलिन और लेप्टिन के स्तर को कम करने का समय मिलता है और सेंसिटिविटी में सुधार आता है। तो इसके लिए आप 16 आवर की फास्टिंग कर सकते हैं। दिन ढलने से पहले खा लें, आपका जो है मील 6 बजे तक हो जाए, फिर दूसरे दिन 10 बजे आपको लेना। तो इस टाइम के बीच में क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालेगी और शरीर को जो
इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि दिन में तो आप एक्टिविटी कर लेते हैं, रात को 10 बजे खाए तो आप 2 घंटे क्या ही चलेंगे, है ना। तो उनके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बता सकते हैं। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देने से, कोई एक चीज पकड़ ली खाली फास्टिंग ही करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक चीज करने से कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको खाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको डाइट पर भी ध्यान देना है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना, आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना, आपको मेडिटेशन पर भी ध्यान देना। फिर अगर जेनेटिक्स है तो वो जीन्स को सुधारने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर आपकी खाने की आदतों को भी, तो इन सब चीजों पर काम करेंगे तो आपका वेट मैनेजमेंट होगा। अदरवाइज सिर्फ खाली एक्सरसाइज पे डिपेंड होकर करेंगे तो उसकी वजह से दूसरी और समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ये क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन, कई लोग जिम में जाते हैं एड्रीनलिन बढ़ाने के लिए, अच्छा लगता है, एकदम जोश आता है ना। तो बार बार एड्रीनलिन बढ़ने से फिर स्ट्रेस भी होता है और दूसरी समस्याएं आती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बेहतर है। सो इन सभी चरणों का लक्ष्य क्या होता है, इन्फ्लामेशन को कम करना और इंसुलिन और शुगर के स्तर को स्थिर रखना, क्योंकि ये दोनों लेप्टिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट और लेप्टिन रेजिस्टेंट दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है और लेप्टिन संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। सो इंडियन सोर्स क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड के? सो फ्लैक्सीड है, चिया सीड है, हेम्प सीड है, फिर आपका वालनट आलमंड्स में है, और मस्टर्ड ऑयल, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था ना, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है इसमें। और पल्सेस इन वेजिटेबल्स में अगर हम देखें तो किडनी बीन्स, स्पिनच, टोफू वगैरह में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस नियंत्रण। ठीक है, ये हो गया इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कनेक्शन के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के जो है हार्मोन भी आपकी ओबेसिटी में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, नाइट ईटिंग सिंड्रोम है, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में और कवर अप करेंगे। ठीक है, इतना, क्योंकि फिर 45 मिनट, 1 घंटे के बाद दिमाग भी जो है ना इग्नोर करना, रेजिस्टेंस करना शुरू कर देता है, तो इससे बाद चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।